नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव और अब वक्त है जी भारत के प्राइम टाइम शो खबर समझिए का। दिन भर बहुत सारी खबरें आती हैं, जिनमें से कुछ खबरों को विस्तार से समझना जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास शो, ताकि आप भारत के बदलते मिजाज को समझ सकें। काशी में विवादित ज्ञानवापी परिसर को लेकर अब कलंक और भगवा वाली लड़ाई छिड़ती दिख रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से भड़की मौलाना ब्रिगेड ने कयामत वाली धमकी दी। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट के बाहर छिड़ी जुबानी जंग ने ज्ञानवापी को लेकर एक बार फिर बहस तेज कर दी है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है। साढ़े 300 साल से भी ज्यादा पुराना ऐतिहासिक विवाद, 30 साल से भी ज्यादा पुराना कानूनी विवाद। हिंदू पक्ष का दावा काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, मुस्लिम पक्ष का दावा मंदिर था ही नहीं, शुरुआत से ही मस्जिद। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी विवाद अब भी कोर्ट में है, लेकिन गाहे बगाहे कुछ ऐसा हो ही जाता है जो इस विवाद को कोर्ट की चौहारदीवारी से बाहर सुर्खियों में ला खड़ा करता है। एक बार फिर ज्ञानवापी को लेकर चर्चा और बहस का दौर तेज है। वजह है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान। लेकिन काशी में विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा हुआ है, वहां जल्दी अभिषेक हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एक निजी कार्यक्रम में काशी पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने कोर्ट में चल रहे मामले को एक बार फिर से देश भर में बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जल्द ही ये कलंक मिटेगा और यहाँ भगवा लहराएगा। अब उनके इस बयान से मुस्लिम समाज भड़का हुआ है। बहुत ही जल्दी जो काशी विश्वनाथ जी के बगल में कलंक के रूप में है, न्यायालय के द्वारा जल्दी फैसला आएगा। हमें भरोसा है वहाँ विश्वनाथ भगवान की कृपा से अभिषेक होगा, वहाँ भगवा लहराएगा। मस्जिद ऐतिहासिक मस्जिद है, ये किसी के लिए कलंक नहीं है। और ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं पंडित जी को कि पंडित जी, कयामत तक आप इस पे भगवा झंडा नहीं लहरा सकते। और ये मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी और मस्जिदियत से किसी के साथ समझौता हम नहीं कर सकते हैं। विवादित ज्ञानवापी ढांचा काशी विश्वनाथ मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ है। दावा है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी का निर्माण कराया था। यही दावा पूरे विवाद की जड़ है, जिसे सुलझाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उससे इतर एक लड़ाई कोर्ट के बाहर भी चलती रहती है, बयानों की लड़ाई, जिसकी ताज़ा मिसाल है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कलंक वाला बयान, जिसे लेकर अब हिंदू और मुस्लिम फिर से आमने सामने हैं। ज्ञानवापी जैसे 14 भुवनों में दूसरा तीर्थ नहीं है और उसमें भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। शीघ्र ही हिंदुओं के पक्ष में, भगवान विश्वेश्वर के पक्ष में निर्णय आएगा। ज्ञानवापी तीर्थ, ज्ञानवापी मंदिर अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होगा। किसी भी मस्जिद को कलंक कहना मैं समझता हूँ वैदिक सिद्धांत के खिलाफ है। वेदों में इस तरह की बातें हमें नहीं मिलती। मैंने चारों वेद पढ़े हैं, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने गीता पढ़ी है। मुझे कहीं नहीं मिलता कि हिंदू से ये कहा गया हो उन धार्मिक किताबों में कि मुसलमान के खिलाफ गलत बातें प्रचार करो। ज्ञानवापी को लेकर एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जबकि दूसरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ऐसे में कोर्ट के बाहर बयानों के घमासान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कभी कभी ये बेमतलब वाली बात हो ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में रूल ऑफ लॉ चलता है। जो रूल ऑफ लॉ से इधर उधर होता है, उसे योगी फोर्स लाइन पर ला देती है। एक भाईजान ने योगी के इस रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर दिया और सड़क पर खुलेआम नमाज पढ़ दी, जबकि मस्जिद में कोई भीड़ नहीं थी। यूपी में तो ईद पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है।
फिर सामान्य दिन में बीच सड़क पर नमाज पढ़ी गई। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए अगली रिपोर्ट जरूर देखिए। कोना यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर, अरे दंगे की बात तो दूर, अब सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। 2017 से पहले यूपी में सड़क पर नमाज, लेकिन अब नमाज सिर्फ ईदगाह मस्जिद में ही पढ़ी जाती है, क्योंकि यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक है। लेकिन योगी की खींची लक्ष्मण रेखा को यूपी के रामपुर में भाईजान ने क्रॉस कर दिया। सिर पर टोपी, सफेद कुर्ता और देर शाम का वक्त, सड़क पर गाड़ियां गुजर रही हैं और इसी बीच एक शख्स सड़क पर ही नमाज पढ़ने लगा। उसके आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन वो बेफिक्र होकर नमाज पढ़ रहा है। दूसरे लोग उसे सड़क पर नमाज पढ़ते देख रहे हैं, लेकिन उसे न तो कोई रोक रहा है, न ही कोई टोक रहा है। भाईजान के कारण गाड़ियां चौराहे पर ही फंस जाती हैं। चौराहे पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। तस्वीर यूपी के रामपुर के शाहबाद गेट चौराहे की है। करीब 10 मिनट तक भाईजान ने बीच सड़क पर नमाज पढ़ी। न ईद का मौका था, न बकरीद का, फिर भी सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी गई? अगर नमाज पढ़नी ही थी तो मस्जिद चले जाते। शाहबाद गेट चौराहे के पास ही ईदगाह है, वहां नमाज पढ़ लेते। लेकिन नहीं, मियां भाई ने शायद योगी फोर्स को चैलेंज करने की कोशिश की। सड़क पर नमाज पढ़कर अपनी ताकत की आजमाइश करने की कोशिश की। सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। कानून के राज से किसको चिढ़ है, ये तो हर व्यक्ति जानता है। भाईजान ने योगी की लाइन क्रॉस की तो योगी फोर्स को मियां भाई को लाइन पर लाने के लिए उतरना पड़ा। सड़क पर बीचों बीच नमाज पढ़ने की खबर जैसे ही रामपुर में फैली, तनाव फैल गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एक्शन में आ गए। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद योगी फोर्स भी सतर्क हो गई। सड़क पर नमाज पढ़कर माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले मियां भाई की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी। घंटों तक चले तलाशी अभियान और छापेमारी के बाद आरोपी को योगी फोर्स ने आखिरकार ढूंढ लिया। थाना सिविल लाइन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। युवक को हिरासत में ले लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। युवक के परिजनों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि वो थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। इस संबंध में भी जांच की जा रही है। पुलिस गिरफ्त में मौजूद अभी तक शख्स के हाव भाव को देखिए, चेहरे को देखिए, इसके पहनावे को देखिए। इसके परिवार वाले कह रहे हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में ये आपको मानसिक रूप से बीमार लग रहा है। इसने सड़क पर नमाज पढ़ने की जो गलती की थी, उसकी दवा योगी फोर्स ने इसे दे दी। यूपी में कट्टरपंथ की बीमारी का इलाज करना योगी फोर्स अच्छे से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लव जिहाद का मॉड्यूल अब देवभूमि पहुंच गया है। अमरावती में आयाज तो उत्तराखंड में यूनुस ने लव जिहाद का सेंटर चला रखा था। 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को यूनुस फंसा चुका था। शादी का झांसा और ब्लैकमेल कर 36 लाख रुपए वसूल चुका था। लेकिन अब यूनुस को धामी का बुलडोजर ढूंढ रहा है। इस तरीके से उन्हें बरगलाया हुआ था कि लड़कियां इससे शादी करने तक का सपना देख रही थी। पर बाद में जब शादी की बात आती है तो ये अपना आधार कार्ड उन्हें दिखाता है और रोते रोते कहता है कि मेरा नाम ये है करके। उसके द्वारा कई लड़कियों को शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण किया गया है। ये आक्रोश, ये गुस्सा उस सोच के विरुद्ध, साजिश के खिलाफ है जो हिंदू बेटियों के खिलाफ
देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के अमरावती में अयाज खान नाम के 19 साल के युवक ने 180 लड़कियों को अपना शिकार बनाया, तो अब वहां से 1200 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के भीमताल में भी लव जिहाद की वही मोडस ऑपरेंडी का खुलासा हुआ है। मोहम्मद यूनुस, यही उस शख्स का नाम है जिस पर दर्जनों हिंदू बेटियों को अपना शिकार बनाने का आरोप लगा है। आरोप है कि मोहम्मद यूनुस पहले हिंदू बेटियों को भरोसे में लेता था, फिर होटल में ले जाकर उनका शारीरिक शोषण किया और उनका वीडियो बनाया, जिसके बाद वो ब्लैकमेलिंग का खेल खेलता था। अब धामी का बुलडोजर लव जिहादियों को ढूंढ रहा है। कभी भी धामी का बुलडोजर देवभूमि में मौजूद लव जिहाद के अड्डे को मिट्टी में मिला सकता है। नैनीताल जिले के भीमताल को यूनुस ने लव जिहाद का अड्डा बना रखा था। यूनुस गुड लुकिंग हिंदू लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता था। हिंदू लड़कियों को पहले गिटार बजाकर इम्प्रेस करता था, फिर धीरे धीरे उनके करीब आता था। यूनुस अपनी मुस्लिम पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था। अपना नाम बॉबी बताता था। हिंदू संगठनों का दावा है कि 20 लड़कियों को यूनुस अपना शिकार बना चुका है। यूनुस को उसकी गलती का एहसास हो गया था, जिसके चलते वो फरार है। यूनुस के काले कारनामों की भनक हिंदू संगठनों को लगी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया और उन्होंने सीधा स्थानीय थाने पर धावा बोल दिया। लव जिहादी यूनुस की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर गए। पूरे भीमताल में लव जिहादियों से हिंदू बहन बेटियों को बचाने के लिए रैली निकाली गई। अब आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। भीमताल पुलिस से यही मांग है कि बुधवार 11 बजे तक का समय दिया है उसकी गिरफ्तारी के लिए, और 11 बजे तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो बुधवार को 11 बजे फिर हम थाने में एकत्रित होकर आगे की रणनीति बनाएंगे कि उसकी जो 7 मुट्ठी जमीन जो सरकारी अवैध संपत्ति पर कब्जा किया उसको तुरंत ध्वस्त किया जाए। दावा है कि जाल में फंसी हिंदू लड़कियों से मोहम्मद यूनुस अभी तक 36 लाख रुपए वसूल चुका है। छापेमारी में आरोपी यूनुस के घर से 6 मोबाइल फोन और 25 लाख रुपए के कीमती सामान भी जब्त किए गए हैं। आरोपी के घर को सील कर दिया गया है। आरोपी पहले पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाता और जब लड़कियां शादी की बात करती तो यूनुस अपनी असली पहचान और नाम हिंदू लड़कियों को बताता, ताकि मुस्लिम होने के कारण हिंदू लड़कियां शादी से इनकार करते। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कभी भी धामी का बुलडोजर यूनुस के अवैध घर को मिट्टी में मिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट के इन स्टोर स्टाइल गाइडलाइन, या यूं कहें कि कर्मचारियों के लिए लागू किए गए ड्रेस कोड का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्मचारियों को बिंदी तिलक नहीं लगाने का आदेश देना अब कंपनी को भारी पड़ रहा है। इस आदेश से हिंदू संगठन खफा है। कहा जा रहा है लेंसकार्ट ने गाइडलाइन में हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई, जबकि हिंदुओं की धार्मिक पहचान को मिटाने की कोशिश की गई है। और इसी पर विरोध जताने के देश के अलग अलग शहरों में लोग लेंसकार्ट के शोरूम में पहुंच रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिनमें लेंसकार्ट के कर्मचारियों को तिलक लगाया जा रहा है, कलावा पहनाया जा रहा है। शोरूम में हंगामे के वक्त जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो दुकान पाकिस्तान में खोलो, ठीक है, समझा दीजिएगा एक बार आप। और अगर किसी भी एम्प्लॉय को तिलक और उससे कलावे से रोका गया तो बहुत समस्या हो जाएगी आप लोगों के साथ। तिलक कलावा बंद करवाया, मौसम खान हो इसलिए लगाओ, इसको लगाओ तिलक। देश के कई शहरों में लेंसकार्ट के खिलाफ गुस्सा भड़का है। शहर शहर लेंसकार्ट के स्टोर पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, कंपनी के ड्रेस कोड पर आपत्ति जताई। जब मामले ने तूल पकड़ा तो कंपनी ने साफ किया कि कर्मचारी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। कौन है हेड ऑफ द स्टोर? कौन है? क्या नाम है आपका? हाँ, ये बंद करवाया तिलक। हाँ, तिलक कलावा बंद करवाया, मौसम खान हो इसलिए लगाओ, इसको लगाओ तिलक।
ये गुस्सा लेंसकार्ट के ग्रूमिंग पॉलिसी के खिलाफ है। इसमें कर्मचारियों को माथे पर टीका, तिलक लगाने पर रोक लगाई गई है। महिला कर्मचारियों के बिंदी, मंगलसूत्र पर भी मनाही थी। कलावा बांधना और अंगूठी पहनना भी मना था, जबकि महिला मुस्लिम कर्मचारियों को हिजाब पहनने की इजाजत दी गई थी। कंपनी की गाइडलाइन वायरल हुई तो हंगामा मच गया। विवाद बढ़ा तो लेंसकार्ट ने अपनी अपडेट स्टाइल गाइड्स जारी की और उसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक भी किया, जिसके बाद जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर उतरी ये जानने के लिए कि क्या अब भी लेंसकार्ट के स्टोर में टीका, तिलक और कलावे पर बैन तो नहीं। सबसे पहले देखिए लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट। भैया गाइडलाइंस आई क्या कि कलावा नहीं पहन सकते, टीका नहीं लगा सकते, ये गाइडलाइन आई क्या आप लोगों के? नहीं मैम, ऐसा हम तो जब से ज्वाइन किए कोई ऐसी गाइडलाइन है नहीं आई है कि कलावा नहीं पहन सकते टीका। अगर ऐसी गाइडलाइन नहीं तो फिर आपके जो लेंसकार्ट का जो मालिक है उन्होंने माफी क्यों मांगी? मैम इस पे हमें कोई जवाब, हमें पास सवाल नहीं है, क्योंकि हम लोग जब से ज्वाइन किए तब से पहनते हैं। आप देख भी सकते हैं हम पहने हुए। आपने पहना हुआ है कलावा? है, आपने हिजाब पहना हुआ है। अब कह रहे हैं कि हिंदू जो एम्प्लॉय होंगी लेकिन वो बिंदी और टीका नहीं लगाएंगे, इसको आप सही ठहराती हैं क्या? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर। लखनऊ ही नहीं, जी मीडिया की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्टोर में भी पहुंची और जब पड़ताल की तो लखनऊ की तरह भोपाल में काम कर रहे स्टाफ हाथ में कलावा बांधे नजर आए। कोई ऐसा दिशा निर्देश आपको लेंसकार्ट की ओर से दिया गया है कि जो भी यहाँ के कर्मचारी वो तिलक नहीं लगाएंगे, कलावा नहीं लगाएंगे? ऐसा तो नहीं है सर कि नहीं लगा सकते, ऐसा हमें तो कोई निर्देश नहीं दिया। मैं भी हिंदू हूँ सर, जैसे मैं अभी टीका तिलक लगा की हूँ, कलावा मैं ना पहना ही है। जैसे मैं अभी मैहर गया था तो वहाँ से पहन के आया तो पहना ही रखा है सर मैंने। हाँ, तो ऐसा कोई रोक नहीं? ऐसा तो कोई रोक नहीं है सर। वहीं दिल्ली में जी मीडिया की टीम जब लेंसकार्ट स्टोर में पहुंची तो स्टाफ कैमरे पर कुछ कहने से बचते नजर आए। टीका नहीं लगा, ऐसा कोई नहीं है। हमारी ग्रूमिंग गाइडलाइंस है, हमारी ग्रूमिंग गाइडलाइंस के लिए जो भी चीज़ें हैं वो है। बाकी किसी तरह के रिलीजियस इस तरह की कोई भी चीज़ें हम लोग को अलाउ ऐसा नहीं है कि आप जैसा भी हो वो सारी चीज़ें। फरवरी से पहले था ऐसा? जो पुरानी गाइडलाइंस जो हो सकती थी वो पहले की अगर हो सकती थी उसके बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं है। जाहिर है लेंसकार्ट के स्टोर में हिंदू संगठनों के विरोध का मिला जुला असर दिख रहा है। हालांकि विरोध के बाद लेंसकार्ट कंपनी बैकफुट पर है। कारोबार में नुकसान की आशंका की वजह से अब कंपनी कह रही है कि लेंसकार्ट भारत में भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बना है। लेकिन सनातनी सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर कंपनी मजहबी चश्मे से पॉलिसी क्यों बनाई गई? हिंदू कर्मचारियों को तिलक, बिंदी लगाने, कलावा पहनने पर रोक क्यों लगाई गई? ये वो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब लेंसकार्ट के पास फिलहाल नहीं है और यही हिंदू संगठनों के गुस्से की असली वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी के बीच सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति ने एक बार फिर व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए। जिन स्कूलों में बच्चों के भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी है, वहीं बुनियादी सुविधाओं का हाल चौंकाने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकार की योजनाएं जमीनी हकीकत में क्यों दम तोड़ रही है और क्या बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ माहौल देना अब भी प्राथमिकता नहीं है? रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी के बीच सरकारी स्कूलों की बदहाल जल व्यवस्था ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा भी ठीक से उपलब्ध नहीं है। ये मामला केवल एक स्कूल का नहीं बल्कि पूरी सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। मुजफ्फरनगर के एक सरकारी स्कूल में जी मीडिया की टीम ने जब रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। स्कूल में वाटर कूलर तो मौजूद है लेकिन उसकी टंकियां गायब हैं। वहीं जो वैकल्पिक पानी की व्यवस्था है उसमें गंदगी और काई जमी हुई दिखाई दी। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि आखिर बच्चों को साफ पानी कैसे मिल रहा होगा और क्या ये स्थिति उनके स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी नहीं है? गर्मी के मौसम में वैसे ही जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में दूषित पानी का सेवन बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। हम इस समय शहरी क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालय में मौजूद हैं। देखते हैं यहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था है। दूर से देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो नलका है, सरकारी नल भी है, बच्चे उससे पानी भर रहे हैं। वाटर कूलर भी लगा हुआ है और वाटर कूलर में चेक करते हैं कि जो पानी है वाटर कूलर का आता भी है या बस दिखावे के तौर पर लगाया गया है।
ये देख सकते हैं किस तरीके से जो वाटर कूलर है इसकी स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन पीछे से एक पाइप लाइन गई हुई है और उसमें टंकी लगाई गई है। देखते हैं, चेक करते हैं, इसमें पानी तो आ रहा है इसमें, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है गंदगी अंबार रूप से लगी हुई है। यहाँ पर गंदगी का अंबार है और साफ सफाई की व्यवस्था कोई भी खासी नहीं देखी जा सकती। देख सकते हैं जो ये पाइप वाटर कूलर पे जो टैंक लगा हुआ है वो दूर से देख सकते हैं कितनी गंदी स्थिति में है, पूरा काई से है और अगर बच्चे इसका पानी पिएंगे तो कहीं ना कहीं बीमार होने की आशंका भी लगाई जा सकती है। जिसे अभी इंटरवल हुआ है, कुछ बच्चों से बात करते हैं। बच्चों, पानी कहाँ से पीते हैं आप? टंकी से। किस तरह का पानी आता है? ठंडा आता है, कैसा आता है पानी? दोनों सही आते हैं। अच्छा, ये जिस तरह की गंदगी हो रही है, कभी शिकायत की मैडम से? कब शिकायत की थी आपने? नहीं, हमने बोल दिया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कराएंगे? तो कितने दिन हो गए अब? अभी कहा था, अभी हम छुट्टी पे थे। देखिए, जो टीचर है इनका कहना है कि हमने आगे कोई नरेश नामक व्यक्ति है उससे शिकायत की थी, कहा था कि पानी की टंकी को सही कराएं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही इस टंकी को सही कराया गया। फिलहाल जो बच्चे हैं वो गंदा पानी पीने पर मजबूर है। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की नियमित निगरानी नहीं हो रही और क्यों शिकायतों के बावजूद हालात में सुधार नहीं दिखता? केवल संसाधन उपलब्ध करा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके रखरखाव और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। अक्सर योजनाएं कागजों पर तो मजबूत दिखती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन कमजोर रह जाता है। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय की कमी भी इस समस्या का बड़ा कारण मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।